सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में एक चक्रवात है जिसका नाम है गेजानी, इसने किस देश में तबाही मचाई? तो सही उत्तर होगा मेडागास्कर। तो चक्रवात का नाम गेजानी है और अभी ये मेडागास्कर में इसने दस्तक दी और काफी भारी तबाही मचाई है। मेडागास्कर का एक बंदरगाह शहर है टोमासिना, उस शहर को लगभग इसने तबाह कर दिया। उस शहर का 75% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा खत्म कर दिया। अभी 2 सप्ताह पहले ही यहाँ पे एक और चक्रवात आया था फितिया, और उसके बाद ये आ गया गेजानी। बाकी मैं आपको अभी लेकर के चलूंगा मेडागास्कर, लेकिन चक्रवात से आपको याद दिलाऊं, अभी एक शक्ति नाम का चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम शक्ति रखा था श्रीलंका ने। मोन्था चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में ही, उसका नाम थाईलैंड ने रखा था। और श्रीलंका में दितवा नाम का चक्रवात आया था, उसका नाम यमन ने रखा था। और वहां पे मदद के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु। दानस चक्रवात भी आया था, ताइवान में आया था। अल्फ्रेड नाम का तूफान, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आया था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा 2026 का एक तूफान है विंटर स्टॉर्म, बर्फीला तूफान एजरा, इसका नाम है, अमेरिका में आया था। बाकी बात मेडागास्कर की चल रही है तो ये रहा मैप में मेडागास्कर। आप देख सकते हो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है ये। और हाँ, ये अच्छा प्रश्न बनता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो मेडागास्कर ही है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑन इंडियन ओशियन। इसकी कैपिटल एंटानानारिवो, करेंसी है मलागासियारियारी, और प्रेसिडेंट है माइकल रोन्ट्रियानेरिना। अच्छा, जिस तरह से ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ना, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है, याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछे हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है, तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है, ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। एक्चुअली में यहाँ पर लाडली योजना चलती थी, उसके स्थान पे इसको लाया जा रहा है। लाडली योजना के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो बेटी के जन्म से लेके उसके 12वीं में एडमिशन लेने तक सरकार टोटल 35,000 रुपए जमा करती है। और जब वो बच्ची 21 साल की हो जाती है तो ब्याज वगैरह करके उसको पूरा पैसा दे दिया जाता है। अब इस लाडली योजना के स्थान पर ही इस लखपति बिटिया योजना को लाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें राशि बढ़ा दी गई है। पहले 35,000 रुपए जमा करती थी, उसके जन्म से उसके 12वीं तक पहले सरकार 35,000 रुपए जमा करती थी, अब उसे बढ़ा करके 56,000 रुपए कर दिया गया। और इस 56,000 रुपए का इंटरेस्ट वगैरह सब कर कुरा के जब बच्ची को ये पैसा मिलेगा तो वो होगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो ये योजना है, मतलब किया कुछ नहीं गया, मुख्य रूप से राशि बढ़ा दी गई है और नाम बदल दिया गया। ये समझ में नहीं आया नाम क्यों बदलिया, राशि ऐसे ही बढ़ा देते। तो उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा बेटियां हायर एजुकेशन तक पढ़े, स्कूल में ड्रॉप आउट कम से कम हो। भाई हायर एजुकेशन तक पढ़ेगी तभी तो पैसा मिलेगा। तो जो बच्चियां पैसों की कमी के कारण या उनके माँ बाप पैसों की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं, तो कम से कम वो बच्चियों को पढ़ाएंगे। अब कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, एक हमने पढ़ा था शक्ति श्री कार्यक्रम, उड़ीसा ने इसको शुरू किया था कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के लिए। कृषि समृद्धि योजना को महाराष्ट्र ने, सेतुबंध विद्वान योजना शिक्षा मंत्रालय ने, अन्नदाता सुखी भव योजना को आंध्र प्रदेश ने, नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना को सिक्किम ने, मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु, और बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको अभी 15 अगस्त के मौके पे मोदी जी ने शुरू करने की घोषणा की थी, श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की बिहार ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये आपके होमवर्क प्रश्न रहेंगे। एक्चुअली ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐड करने थे लेकिन यहाँ पे जुड़ गई है, कोई बात नहीं। ये 2 प्रश्न है आपके लिए और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इनके उत्तर बताओ। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ पहले प्रश्न में, अभी आपको बताने इनके उत्तर क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैं पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए अभी किसे $182 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा असम। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या असम सरकार को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भीषण बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए $182 मिलियन, लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त ऋण देगा, उसको मंजूरी दे दी है। अतिरिक्त ऋण, अतिरिक्त लोन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले भी 2023 में $200 मिलियन के लोन को मंजूरी दी थी। तो इन पैसे से होगा क्या, तो इससे 63.5 किलोमीटर तक नदी तट सुरक्षा कार्य का निर्माण किया जाएगा। अब लोन देने वाला कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताऊंगा उसके बाद। ब्रह्मपुत्र से
बहुत सारे आपके करंट अफेयर्स के स्टैटिक प्रश्न बनते हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक पे चलते हैं। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। हेड है मसातो कांडा, नए बने थे अभी पिछले साल ही। इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 69, नवीनतम है इजराइल। अभी कुछ समय पहले इसने फ्रंटियर सीड प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो ये तो बात हो गई एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और टेस्ट का प्रश्न कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, वही प्रश्न आपसे पूछूंगा जो एग्जाम में अभी तक आए हुए प्रश्न है। और स्टैटिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं वो तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी, पहले बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और वहां से निकलने के बाद जब ये तिब्बत में बहती है तो इसको क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। फिर ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में भी कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा, उसी के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। और वहां पर इसको दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये एंटर करती है असम में। जब ये असम में आती है तो एक तो दिबांग और एक लोहित नदी इसमें मिल जाती है। और अब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर असम के धुबरी से ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और लास्ट में इसमें गंगा या वहां पे इसको पद्मा कहते हैं और मेघना नदी मिल जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी में ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और याद रखना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या नाम है? माजुली द्वीप है। और इसकी जो सहायक नदी अभी हमने पढ़ी थी जो असम में मिलती है, लोहित नदी, उस पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल भी है। ये भी आप ध्यान रखना। वैसे असम जब भी हम बात करते हैं मैं आपको ये पॉइंट बताता ही हूँ। उसको नाम क्या दिया हमने उस पुल को? डोलो सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल भी इसको बोलते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अच्छा, लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी? टोटल तो लंबाई है इसकी 2900, लेकिन भारत में इसका छोटा ही पोर्शन है, तो भारत में इसकी लंबाई होती है 916 किलोमीटर की। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो भी मैंने प्रश्न बताए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने बता दिए, हो सकता है आपको पहले से भी याद हो, तो चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप देख सकते हो। बाकी ऑप्शन आपके सामने है, सबके उत्तर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ऐसा नहीं है मैंने उत्तर नहीं दिया है। तो अब आप लगाओ और देखो कि आपसे कितने प्रश्न बन पा रहे हैं बताने के बावजूद। तो लगभग 5-6 प्रश्न है। देखते जाओ, वीडियो को पॉज करो और इनको लगाओ, कमेंट करना आंसर इनके। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 131वें स्थान पे। कौन सा सूचकांक है भाई? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो ये जो इंडेक्स है ये महिलाओं की स्थिति को भागीदारी, न्याय और सुरक्षा के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है। और यहाँ पर महिलाओं के जीवन स्तर का 13 संकेतकों, 13 इंडिकेशन के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो इस हिसाब से जो रैंकिंग दी गई है, तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे नॉर्वे, और सबसे लास्ट में 181वें नंबर पे अफगानिस्तान है। आपको बता दूं ये इंडेक्स पहली बार 2017 में लॉन्च हुआ था। हर 2 साल में ये प्रकाशित होता है। जारी कौन करता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो। आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग इसमें ध्यान रखना, टॉप पे कौन है वो याद रखना और कौन सा इंडेक्स है। बाकी चलो एक बार फिर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो अभी तक बन रहे हैं आपके, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक तो कल ही हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक अब कितनी हो गई है? 91 हो गई है। टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड है। और जो आज हमने पढ़ा उसमें भी भारत की रैंक है 131। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत के रैंक 23, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 131 पर है, टॉपर आइसलैंड है। अच्छा, ये तो ऊपर ही वाला ही है, फिर से रिपीट हो गया है ना। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पर है, टॉपर स्वीडन है। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे, अभी 13 फरवरी यानी कि आज से ही ये शुरू हो रहा है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा खेल उत्सव है। अच्छा, मैस्कोट याद रखना है, इसका मैस्कोट क्या है, रणवीर इसका मैस्कोट रखा गया है। और आयोजन करने का उद्देश्य है राजधानी के बच्चों और युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना, प्रतिभाओं को निखारना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शिखर धवन। वैसे दिल्ली के एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनीश सूद है। और शिखर धवन की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2021 में। ब्रांड एम्बेसडर से ही कुछ प्रश्न पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, फिर अभी हमने पढ़ा था इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। और झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया, अभिनव बिंद्रा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को बनाया था। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। परप्लेक्सिटी एआई के ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने थे। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की बनी थी शेफाली वर्मा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बनाए गए थे रोहित शर्मा। और 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्र महिला दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 13 फरवरी को। तो हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे राष्ट्र महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो और ये दिन जो है ना, स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और समाज सुधारक रही थी सरोजिनी नायडू जी, उन्हीं की जयंती को होता है ये 13 फरवरी को। आप जानते हो सरोजिनी नायडू जी भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो उनकी जयंती को सिंपल से याद रखना है, राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी। पूछे किनकी जयंती को होता है, तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। सरोजिनी नायडू जी से 2-4 प्रश्न मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, आप सभी जानते हो। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, कानपुर अधिवेशन। और महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। और वे आजादी के बाद संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसकी पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। अच्छा, ये तो राष्ट्र महिला दिवस हो गया। देखो, एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी हम पढ़ेंगे आगे, वो 8 मार्च को होता है लेकिन। ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे 13 फरवरी को 2 दिवस होते हैं, एक तो ये राष्ट्र महिला दिवस और एक होता है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। ये भी 13 फरवरी को ही होता है। पहली बार जो हमने वर्ल्ड रेडियो डे मनाया था ना, वो 2012 में मनाया था। और इसकी थीम भी है, थीम क्या है, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। अच्छा, रेडियो का इन्वेंट किसने किया था, ये भी स्टैटिक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, मार्कोनी ने जी, मार्कोनी ने। ए कोनी मत मार रहे, मारूंगा कोनी, मार्कोनी, मारूंगा कोनी, मार्कोनी। ऐसे याद रखो, इसे याद रहेगा। मैंने इसको ऐसे याद करा था। अब 13 फरवरी के ये 2 दिवस हो गए। चलो मैं आपको फरवरी के जो भी दिवस है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस। उसके अलावा 10 फरवरी को एक तो वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी को इस बार सेफर इंटरनेट डे भी मनाया, जो कि फरवरी के दूसरे गुरुवार को होता है। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को ही एंटी स्मगलिंग डे। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, तो फरवरी के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में T20 विश्व कप में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? तो आंसर होगा ईशान किशन। तो ईशान किशन किसी T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने मात्र 20 गेंदों में 50 रन पूरे किए, जो T20 वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर के द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक भी है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 आप जानते ही हो 10वां एडिशन है, होस्ट कर रहा है भारत और श्रीलंका मिलकर के। 7 फरवरी को अभी शुरू हुए थे, 8 मार्च तक चलेंगे और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहित शर्मा, पड़ ही चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और खिलाड़ी आपके न्यूज में रहे थे, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ अभी। एक दीप्ति शर्मा के बारे में हमने पढ़ा था, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी थी ये। एक ये याद रखना, 23वां वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में ये भारत होस्ट करेगा। भारत में पहली बार होगा ये, भारत में भी कहा, गुजरात के गांधीनगर में। उसके अलावा साइना नेहवाल जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर थी, अभी उन्होंने संन्यास ले लिया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, एग्जाम में आ सकती है, प्लेइंग टू विन माई स्टोरी, पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। और उसके अलावा ये जो आपका 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है भारत और श्रीलंका में, उसमें बांग्लादेश ने खेलने से मना कर दिया, तो हमने बांग्लादेश की जगह मौका दे दिया स्कॉटलैंड को। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। और भारतीय जो बैडमिंटन प्लेयर है हमारी पीवी सिंधु, अभी 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है। और जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस प्लेयर है ये, अभी वो 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए थे। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने देखा था ना, वहां पे जो मेन सिंगल हुआ था उसमें उप विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच। आप लोग बताएंगे उसमें मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था, साथ में वुमेन सिंगल वाला भी बता देना किसने जीता था। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गए? तो आंसर होगा आदित्य पांडे। अच्छा, पहले ये बात करेंगे कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होता है। तो ये वो व्यक्ति होता है जो वास्तविक अंतरिक्ष मिशन से पहले जो भी उपकरण उसे वहां पर यूज करने हैं, जैसी कंडीशन में वो स्पेस में फील करेगा, तो वैसा ही सेम वातावरण उसे जमीन पर बना करके दिया जाता है जहां पर वो सेम अंतरिक्ष जैसा फील करता है। तो अभी उसी परीक्षण को पूरा करने वाले ये भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। नाम है आदित्य पांडे, उम्र है इनकी मात्र 17 वर्ष और अभी गुजरात के धोलावीरा में AAKA स्पेस स्टूडियो में अभी 7 दिनों तक चंद्र मिशन सिमुलेशन को पूरा करने के बाद ये भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। यहाँ पर चांद की जैसी बिल्कुल स्थिति बनाई गई और वहां पर ये रहे और अपना परीक्षण पूरा किया। मतलब जैसा चांद पे वातावरण है वैसा ही एनवायरनमेंट बना करके पूरा इनको दिया जाता है और फिर इनकी टेस्टिंग की जाती है कि भैया जब आप चांद पे चल जाओगे तो हम भी तो देखें आप सरवाइव कैसे करते हो, क्या क्या चीजें फील करते हो, आप सरवाइव कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और कुछ चीजों की अगर जरूरत होगी, कहीं पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा या आपको लगता है कि कुछ आवश्यकता है, तो यही पता लग जाएगा। जैसे आप मॉक टेस्ट नहीं देते क्या, तो जो भी गलतियां होती है वो यही पकड़ में आ जाती है। मेन एग्जाम देने जाते हो ताकि वो गलती न दोहराओ, बस वही वाली चीज है। और इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये चीज मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने पढ़ा था कि इसरो ने लद्दाख के तसोकर घाटी में भारत का पहला स्पेस एनालॉग मिशन लॉन्च किया था और इसे होप मिशन के नाम से जाना जाता है। पढ़ चुके हम लोग ये, और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक बार मैं आपको ऑप्शंस की तरफ ले चलता हूँ। शुभांशु शुक्ला जानते हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने थे, लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं। वैसे अभी एक्सियम 4 मिशन के तहत ये वहां पर गए थे और इनको अभी शांति काल का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसे कहते हैं अशोक चक्र, वो भी मिला था। ये तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है वैसे तो आएगा आपके एग्जाम में। बाकी ये ऑप्शन भी आप जानते हो, गोपी थोटागोरा, ये 2025 में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने थे, पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन में बैठ करके गए थे अंतरिक्ष में घूमने। और शिरीषा बांदला, आप यूं कह सकते हो कि अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी थी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद। देखो बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कल्पना चावला और शिरीषा बांदला, इनका जन्म भारत में हुआ था, फिर ये वहां पे चल गई थी अमेरिका में। लेकिन जो सुनीता विलियम्स है ना, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। वो तो इनके पिताजी थे भारत के, लेकिन जन्म उनका अमेरिका में हुआ था। तो कहीं कहीं जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अंतरिक्ष में जाने वाली
दूसरी भारतीय मूल की, कहीं कहीं जगह तीसरी भारतीय मूल की, तो वो ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाता है कई बार। बाकी बात मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं उसका उत्तर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाली बुक है ये। वैसे तो बुक तो बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बीच में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने इस बुक को लिखा है। क्या नाम है, याद रख लो, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। और इसकी प्रकाशक कंपनी कौन है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था और आप लोगों ने भी देखा होगा, संसद में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस बुक को लेकर के बोला था कि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। पर अभी इसमें एक नया मोड़ आया। जो बीजेपी लीडर है, जो नरवणे साहब हैं और जो पब्लिशर है, उन सब ने कहा कि भैया ये बुक तो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, ये बुक राहुल गांधी के पास कैसे पहुंच गई, अभी तो इसको पब्लिश ही नहीं किया गया। तो अभी बुक में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया, उस बात से हटके अभी मुद्दे को इधर मोड़ दिया गया कि बुक तो अभी रिलीज नहीं हुई, तुम्हारे पास कैसे आ गई, इसमें दोष किसका है, कैसे किसने सेंस लगा करके बुक को निकाल लिया, ये वो चीजें चल रही। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये प्रश्न हमारे पास पहले से लीक होके आ गया। बुक कैसे आई वो नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम का लीक होके हमारे पास आ गया, भैया ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। वैसे आप जानते हो वर्तमान में हमारे सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी है। नेवल चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी और आर्मी चीफ है अमरप्रीत सिंह। अनिल चौहान हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलो कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक आई थी, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम्स टू मी को अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड जनरल के जे एस टिल्लो ने। डिफरेंट बट नॉलेज को अनुपम खेर ने। दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इप्सिता चक्रवर्ती। उसके अलावा विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे ने। अबाव एंड बियॉन्ड को शिव कुमार मोहंका ने। ठीक है, कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया? तो आंसर होगा आर्टिकल 94C। और एक बुक आई है, दो बुकें एक्चुअली में, ई माटी कथा कहे उड़िया भाषा में है और बुक सी जगत बंधु अंग्रेजी में है। इसके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। उसके अलावा 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा बनाया गया है सुधाकर दलेला को। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 पे है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन ये लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। और किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया सम्मान से? तो आंसर होगा जर्मनी। किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। उसके अलावा यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED लिस्ट 2025 में अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। और जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और सिवास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको लॉन्च किया किसने? इनकॉइस ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था साहित्य अकादमी में पहली बार एक लिथुआनियाई उपन्यास का हिंदी में अनुवाद जारी किया गया था, इस उपन्यास का नाम क्या है? तो आंसर होगा द लास्ट डे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।